आज जो उत्तराखंड की स्थिति है वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह पंकज भाई। अब अगर हम पीछे थोड़ा याद करें आंदोलन में, तुम तो उन दोनों बच्चे थे और भाई साहब बहुत सक्रिय थे इसमें, तुम्हारे पिताजी। तो हम लोग डिस्कस यही किया करते थे, उत्तराखंड राज्य बनेगा तो क्या होगा, क्या सुविधाएं होंगी, किस तरह से हमारे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। असल में बात ये होती थी कि यहाँ के चतुर्थ श्रेणी पद में भी यूपी के मैदान के लोग आ जाते थे और यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था। विकास का हाल ये था कि योजनाएं तो बनती थी लेकिन वो पहाड़ कभी नहीं चढ़ पाई, न सड़कें सही ढंग से बनती थी, न बनी, न पेयजल योजना, न बिजली, न रास्ते, न नाले, न धारे। तो हम ये सोचते थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, एक छोटा राज्य होगा, अपना राज्य होगा, तो उसमें इन सारी चीज़ों की हम व्यवस्था कराएंगे, सुनिश्चित कराएंगे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात हो, पानी, बिजली, सड़क, यातायात हो, या स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने की बात हो, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करने की बात हो, और रोज़गार की बात हो। ये तमाम सारी चीज़ें जो थी वो मुख्य थी, इसीलिए लोगों ने इस पर ध्यान भी दिया। उन्होंने कहा हाँ यार, उत्तराखंड राज्य बनेगा तो शायद ये सारी चीज़ें होंगी। अब आज देख रहे हैं 20 साल हो गया है, 20 साल राज्य बने हुए, और जो स्थिति है वो उत्तर प्रदेश से भी बदतर है, कहीं पर ज़्यादातर जगहों पर उससे भी बदतर है। स्कूल मेरे ख्याल से 3,500 से ऊपर स्कूल बंद हो गए हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। हॉस्पिटलों का हाल ये है कि एक वो बरेली की कोई हॉस्पिटल कंपनी का हॉस्पिटल है, उसको दे रखा है, वो लूट रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे रहा है। और सरकार के बस की बात नहीं है कि उन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर या एक फार्मासिस्ट या रख सके। तो स्वास्थ्य सुविधाएं और इस शिक्षा जो हमारे यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आप ये ठीक है कि नैनीताल है, देहरादून है, और अब थोड़ा बहुत हल्द्वानी है, वो एजुकेशनल हब हैं, लेकिन वो आम आदमी के लिए तो नहीं है। वो तो बड़े लोगों के लिए हैं, जो बाहर के भी वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के भी अच्छे बड़े लोग उसमें पढ़ते हैं। लेकिन जो आम आदमी के लिए शिक्षा व्यवस्था है वो चौपट है, और कोई व्यवस्था उसमें नहीं है, टीचर भी नहीं है, सही ढंग की देख रेख भी नहीं है। और हॉस्पिटलों का और स्वास्थ्य सेवाओं का तो मैंने बता दिया कि बहुत ही बुरा हाल है, और सरकार ठेके में दे रही है, और उन लोगों को ठेके में दे रही है जो उसका पूरा शोषण कर रहे हैं, सरकार से पैसा ले रहे हैं, जनता को उसका लाभ नहीं दे रहे हैं, और ऊपर ही ऊपर मिली भगत है कि वो जो अधिकारी हैं उनको खुश कर देते हैं और जनता भाड़ में जाए। तो सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ क्या है कि अगर आप शिकायत करेंगे कि ये सही नहीं हो रहा है तो 10 आदमी आपको घेर लेंगे, कहेंगे कि नहीं साहब ये तो ठीक है, और आपको कोई तुम्हारा जानने वाला होगा, कोई दोस्त होगा, कोई उससे दबाव डलवाएंगे कि तुम शिकायत मत करो। ये भी हो गया है, छोटी जगह है तो आप सुधार के लिए कोई प्रयास करेंगे, कोई शिकायत करेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, घाट वाली रोड, वो चौड़ीकरण कुछ हो रहा था, तो बहुत ही बेतरतीब हो रहा था। मैंने अखबार में पूछा, अखबार वाले ने, मैंने कह दिया कि भाई बहुत ही ख़राब काम हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सड़क की हालत तो ख़राब है, कल के दिन ये लोग तो चले जाएंगे और सड़क जैसे कि तैसी रहेगी। तो अखबार में उसने लिख दिया, और उसके तीसरे दिन एक सज्जन आ गए हमारे यहाँ के क्षेत्र के ही, कहने लगे दादी 2 रोटी खाने दो हमको भी। शिकायत करते भी हैं और मांग करते भी हैं, सब करते हैं। तो वो संवेदनशीलता कि भाई अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो जनता नाराज़ हो जाएगी, वो सेंस गायब हो गया है। इनको पता ये है कि जो हमारे वोटर हैं वो बिल्कुल अंधे भक्त हैं, हमको वोट देंगे ही देंगे, किसी की सुने न सुने, विकास हो न हो, लोगों को सुविधा मिले न मिले, हमको वोट मिलना ही कर रहे हैं, राज कर रहे हैं।
और उत्तराखंड कहाँ जा रहा है, कितने कर्जे में डूब गया है, विकास योजनाएं किस तरह से धरातल में उतरती नहीं है, ऊपर ही ऊपर कागज़ों में लाखों करोड़ों अरबों रुपया का हेरफेर हो रहा है। एक से एक भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, मामला हो, मिड डे मील का मामला हो, और बहुत सारे जो ये जो रोज़गार की बात है, विकास की बात है, इसके साथ साथ हम भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाना चाहते हैं। हमारा राज्य बनेगा तो शिकायतों की सुनवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी और कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, ये हमारी कल्पना थी। और आज क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार बेतहाशा फैल गया है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आप भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी ये एक मंत्री का निकला है, वो अभी वो जो सन्निर्माण और ये जो श्रमिक बोर्ड है, अब उसमें देखिए 400-500 करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या खरीदा, किसको दिया, क्या कहाँ गया, इसका कोई अता पता नहीं है। एक जांच लिपापोती के लिए हो रही है, उसका भी क्या अंजाम होगा ये आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये कोई मतलब इस तरह का हो गया कि कुछ कहने को समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे कहें, कौन सुनेगा, कोई सुधार लाएगा, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सब नीचे से लेकर ऊपर तक वही चेन बनी हुई है, उन्हीं के हाथ में शासन है, वही शिकायत सुनने वाले हैं, वही गलत काम करने वाले हैं। तो समाधान उसका कोई मिलने वाला नहीं है। एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है इस प्रदेश की। अव्वल तो पूरे देश में ही ये ऐसी स्थितियाँ हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। अब हमसे लोग कहते हैं कि देखिए आप जानते हो, मतलब ऐसा बना रखा है कि मतलब उनका विचार, उनका जो चेतना वो शून्य हो गई। मूंदना कहते हैं ना, किसी को मूंद देना, मतलब वो एक अपने बस में कर देना। तो ऐसा कर दिया नौजवानों को इन्होंने, शराब और इसके लालच में ऐसा बना दिया है कि वो और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पहले तो उस नौजवान की चेतना को वापस लाने का काम है। अगर वो चेतन हो जाए, उसकी चेतना लौट जाए, चेतना शून्य कर दिया है। दारू पिला पिला के, पैसा दे दे के, मुर्गा खिला खिला के, चुनाव के माध्यम से, अपने विधायक निधि के माध्यम से, दूसरे तीसरे भ्रष्टाचार के माध्यम से उनको जो इजी मनी है वो उनको थोड़ा थोड़ा दे के, ज़्यादा तो नहीं देते हैं, जितना देते हैं वो उनको ऐसा बना दिया कि वो इसके अलावा चेतना शून्यता की स्थिति बन गई है। उसको कैसे लौटाया जाए, ये सबसे बड़ा चुनौती है। और अब देखिए